अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? हम लोग जो है वो कर रहे थे पैरेलल रिएक्शन, और पैरेलल रिएक्शन में हमने ये कहा था कि अगर दो डिफरेंट कंडीशन के तहत रिएक्टेंट सेम हो लेकिन कंडीशन डिफरेंट हो और डिफरेंट प्रोडक्ट बने, इन्हें कहते हैं पैरेलल रिएक्शन। पैरेलल रिएक्शन की दो टाइप्स हैं, एक है फर्स्ट ऑर्डर टाइप पैरेलल रिएक्शन और एक है सेकंड ऑर्डर टाइप पैरेलल रिएक्शन। अभी जो हमने करना है वो फर्स्ट ऑर्डर टाइप पैरेलल रिएक्शन है, और इसमें जो फर्स्ट ऑर्डर टाइप पैरेलल रिएक्शन उसमें ये एग्जांपल है। सपोज कोई रिएक्टेंट ए है, वो प्रोडक्ट बी बनाता है और रिएक्टेंट ए ही प्रोडक्ट सी बनाता है। K1 जो है वो रेट कांस्टेंट है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बी फ्रॉम ए, और जो ये सी है, ये जो K2 है, ये रेट कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सी फ्रॉम ए। अब ये बी का ए से बनना ये भी फर्स्ट ऑर्डर है और सी का ए से बनना ये भी फर्स्ट ऑर्डर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये फर्स्ट ऑर्डर कैसे है। तो अगर ए की कंसंट्रेशन को डबल करें तो बी के बनने की स्पीड भी डबल हो जाती है, इस वजह से हम कहते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर है। इसी तरह ए से सी का बनना भी फर्स्ट ऑर्डर है। ये क्या मतलब इसका? इसका मतलब है कि ए की कंसंट्रेशन को डबल करने से सी की कंसंट्रेशन जो है वो भी डबल हो जाती है। अब जैसा हम पहले करते हैं कि अगर टाइम जीरो है तो ए की कंसंट्रेशन ए है, टाइम जीरो पे बी अभी प्रोडक्ट बना ही नहीं है, टाइम टी के बाद ये एक्स बना है, तो ये कितना रह गया? ए माइनस एक्स। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप एक सेपरेट रिएक्शन डील करते हैं, एक सेपरेट रिएक्शन ए से बी का बनना, या एक सेपरेट रिएक्शन है ए से सी का बनना। और एक सेपरेट रिएक्शन में आप लोग क्या करते हैं कि जब टाइम जीरो हो तो इसकी जो कंसंट्रेशन है वो ए है और इसकी कंसंट्रेशन जीरो है, और जब टाइम टी गुजरता है, टी टाइम गुजरने के बाद इसकी कंसंट्रेशन जो है वो x है और इसकी कंसंट्रेशन a माइनस एक्स। बिल्कुल इसी तरह ये c वाला केस भी यही है। जब टाइम जीरो है तो इस a की कंसंट्रेशन a है, तो ऑब्जर्व प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो c की कंसंट्रेशन जीरो है। टाइम t गुजरने के बाद ये x मोल बन जाए, ये बन गए a माइनस एक्स। ये हम कैसे लिखते हैं? हमें पता है कि इसका एक मोल बनाने के लिए a का एक मोल इस्तेमाल होता है, इसका एक मोल बनाने के लिए इसका एक मोल इस्तेमाल होता है। तो इसके x मोल बनाने के लिए इसके x मोल इस्तेमाल होंगे। a मोल टोटल थे, a में से x मोल इस्तेमाल हो गए, बाकी रह गए a माइनस एक्स। इसी तरह यहाँ भी इसका एक मोल बनाने के लिए a का एक मोल इस्तेमाल होता है, तो इसका x मोल बनाने के लिए इसके a माइनस एक्स मोल इस्तेमाल होंगे। यहाँ पे K1 इज रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये गलत लिखा हुआ है। K1 is rate constant for the formation of B from A and K2 is rate constant for the formation of C from A। ये गलत लिखा हुआ, ये सेकंड ऑर्डर नहीं है, ये है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ B from A, ये है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ C from A। है दोनों फर्स्ट ऑर्डर, B का A से बनना और C का A से बनना, दोनों फर्स्ट ऑर्डर है। ये आपको मैं बता रहा हूँ, ये मिस्टेक है। यहाँ होना चाहिए था K1 is rate constant for formation of B from A, K2 is rate constant for formation of C from A। ये उसके बाद हमें पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन, जो ये जो अब ऊपर वाला रिएक्शन है बाई चांस यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी बी का ए से बनना, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ रिएक्टेंट कौन सा है? ए, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल की साइन खत्म होगी, रेट कांस्टेंट आ गया, ए की जगह ए माइनस एक्स आ गया। इस तरह सी का ए से बनना, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। यहाँ कंसंट्रेशन क्या? ए, आर सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। प्रोपोर्शनल की साइन खत्म करेंगे, बराबर और कांस्टेंट आएगा जो K2 है, और ए की कंसंट्रेशन ए माइनस एक्स है। ये वो कंसंट्रेशन जो टाइम टी के बाद रह जाती है, ये वो। नेट रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? आर बी और आर सी, इन दोनों को ऐड करेंगे, नेट रेट ऑफ रिएक्शन ये होगी। आर बी क्या है? K1 ए माइनस एक्स प्लस K2 ए माइनस एक्स, ये आर सी है। यहाँ से यहाँ ब्रैकेट नहीं लगी हुई, a माइनस एक्स दोनों में से कॉमन आ गया, बाकी रह गया K1 प्लस K2। अब a माइनस एक्स को इधर बटे के नीचे लेके आ जाए और डी टी इधर लेके आए आप लोग, तो यहाँ K1 प्लस K2 की ब्रैकेट है। डी टी की जब इंटीग्रेशन करते हैं तो सिंपली आप लोगों के पास जो है वो टी आता है, डी टी की इंटीग्रेशन करने से। तो यहाँ बना K1 K2,
और इसका जब इंटीग्रेशन करते हैं माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस एक्स, जब टाइम जीरो है तो एक्स प्रोडक्ट जीरो बनता है, तो टाइम जीरो है तो ये सारी टर्म जीरो इसमें से आ गई, और x जीरो है तो माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए, तो c इज इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए। अब c की ये वाली वैल्यू आप यहाँ पुट करें, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए जो है दूसरी साइड पे जाके प्लस नेचुरल लॉग ऑफ ए होगी इधर। तो इसके साथ माइनस की साइन है, इसके साथ प्लस की साइन है, नेचुरल लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स बना, और यहाँ बन गया के वन प्लस के टू, यहाँ बन गया के वन प्लस के टू। अब यहाँ पे ये आप लोगों के पास जो है ब्रैकेट नहीं लिखी हुई है, आप लोग जरूर डालेंगे ब्रैकेट है। अब ये इसकी करेक्टरिस्टिक है, जैसे आप लोग पहले आपको पता है टी को लॉन्ग एक्स एक्सिस लें, और ये वाला फैक्टर जो है नेचुरल लॉग ऑफ ए बाई ए माइनस एक्स, इसको आप यहाँ वाई एक्सिस पे, यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन बनेगी। अगर नेचुरल लॉग ऑफ ए बाई ए माइनस एक्स को टी के लॉन्ग ड्रा करें और इस तरह ग्राफ आए तो इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर टाइप पैरेलल रिएक्शन है। जो आप एक्स एक्सिस पे लेते हैं, जो उसके साथ मल्टीप्लाई और होता है उसे कहते हैं स्लोप, a1 प्लस k2 ये स्लोप है। उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है k की यूनिट क्या है। यूनिट आप लोगों को पता है यूनिट कैसे निकालते हैं, फर्स्ट ऑर्डर टाइप पैरेलल रिएक्शन है, यूनिट सेकंड इनवर्स आएंगे। नेचुरल लॉग a बाई a माइनस एक्स, a की यूनिट भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब में, a माइनस एक्स की यूनिट भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब माइनस मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये तो जीरो हो गया। ऐसा नहीं है, देखिए अगर इनिशियल कंसंट्रेशन 10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है और 5 मिनट बाद कंसंट्रेशन 6 मोल पर डेसीमीटर क्यूब आ जाती है, 10 माइनस 6 मोल पर डेसीमीटर, 4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब आ गया। इसके यूनिट भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसके भी ये कैंसिल हो गया, टाइम का सेकंड है ऊपर जाके सेकंड इनवर्स हो गया। हाफ लाइफ क्या होती है, हाफ लाइफ की डेफिनेशन ये है, हाफ लाइफ वो टाइम है जिस पर आधा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। हमें पता है इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की ए थी, ए बाई टू से मतलब है आधा रिएक्टेंट। हाफ लाइफ वो टाइम है जिस पे हाफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, यानी ए बाई टू जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू है आप ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करें, जो आपने इक्वेशन ली थी, कैसे पुट करनी है, एक्स की जगह पे ए बाई टू पुट करना है और टाइम की जगह पे टी हाफ पुट करना है। टाइम की जगह पे आप लोगों ने टी हाफ पुट करना है, ए माइनस ए बाई टू, ये ए बाई टू आ जाता है, ये बाई टू आ गया बटे में, ए माइनस ए बाई टू बटे में आ गया ए बाई टू, ए से कैंसिल 1 बाई टू आ गया, और दूसरी साइड पे ये बिल्कुल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह है। ये तो यहाँ पे ये शो हो रहा है कि जो हाफ लाइफ है फर्स्ट ऑर्डर टाइप पैरेलल रिएक्शन की डज नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और दूसरी बात हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट। जब एक और चीज जो है वो ये k1 प्लस k2 ये ब्रैकेट में कीप इन माइंड, नेचुरल लॉग ए बाई ए माइनस एक्स है, इसको आप उल्टाएंगे तो नेचुरल लॉग, ये एक लॉग की प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास लॉग एक्स बाय वाई हो और आप जो ये एक्स बाय वाई है इसको आप रेसिप्रोकल लेना चाहते हो, तो आप लोग क्या करेंगे, माइनस लॉग वाई बाई एक्स, ऐसे ये माइनस किसी बिल्कुल यहाँ भी ऐसे किया है, माइनस नेचुरल लॉग ए माइनस एक्स और ए आ गया, यहाँ k1 प्लस k2 ये ब्रैकेट में लिखा होना चाहिए, यहाँ k1 प्लस k2 ब्रैकेट में लिखा होना चाहिए, ये माइनस इस साइड पे लेके आ गया। अब a जो है a माइनस एक्स बाई ए, याद रखें जब आप लोग इसको आप एंटी लॉग लें, आप इस टर्म का आप लोग एंटी लॉग लें, इस टर्म का आप लोग एंटी लॉग लें, जब एंटी लॉग लेंगे ना जो भी टर्म राइट साइड पे ये e की पावर में चली जाएगी, यहाँ ब्रैकेट, ये ब्रैकेट है यहाँ पे e की पावर में चली गई ये सारी टर्म,
इधर आ गया a माइनस एक्स, तो ये a माइनस एक्स है माइनस k1 प्लस k2 ब्रैकेट में, ये इधर आ गया। एंटी लॉग लेते हैं तो ये e की पावर में चला जाता है, एक्सपोनेंशियल में चला जाता है। याद रखें a माइनस एक्स शुरू में क्या था, मैं आप लोगों को एक दफा याद दिला देता हूँ कि a माइनस एक्स क्या था। जब b बनता है a से, जब टाइम जीरो था, जब टाइम जीरो है, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन a है और ये आपके पास प्रोडक्ट जीरो बना है। टाइम t गुजरने के बाद b के x मोल बन गए और ये हमारे पास रह गया a माइनस एक्स, ये a माइनस एक्स हो गया। तो a माइनस एक्स दरअसल है कंसंट्रेशन ऑफ a एट टाइम t। ये देखिए यही यहां लिखा है, a माइनस एक्स क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ a एट टाइम t। ये कंसंट्रेशन ब्रैकेट, ये कंसंट्रेशन हो गई, कंसंट्रेशन ऑफ a एट टाइम t, ये a माइनस एक्स है। इसकी जगह पे a माइनस एक्स की जगह पे ये चीज लिखी, तो याद रखें दिस इज k1 प्लस k2 इन ब्रैकेट, ये आ गया। कंसंट्रेशन ऑफ a एट एनी टाइम t इज a e रेज़्ड टू पावर माइनस k1 प्लस k2 कंसंट्रेशन। अच्छा, अब यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये फार्मूला ये शो करता है कि टाइम यूं यूं बढ़ेगा। अब जरा सोचिएगा, ये इसकी मैं इसको एक्सप्लेन करने लगा हूं और यही एक्सप्लेनेशन आगे जाके इस्तेमाल भी हो। इसका मतलब ये है यूं ही टाइम ज्यादा होगा, देखें यार, e रेज़्ड पावर माइनस टी है, सपोज e रेज़्ड पावर माइनस टी, देखिएगा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ओवर e रेज़्ड टू पावर टी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आप जरा समझें, यूं यूं टी बड़ा होगा, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, तो इस फैक्टर की वैल्यू बढ़ेगी। यूं यूं ये नंबर बड़ा होता जाएगा और 1 को इस नंबर पे डिवाइड करते जाएंगे तो ओवरऑल ये चीज छोटी होती जाएगी। दोबारा बता देता हूं मैं, e रेज़ पर माइनस टी, इसको 1 ओवर ई टी कहते हैं। यूं यूं टाइम बढ़ेगा, e की पावर, e का मतलब होता है 2.7, 5 मिनट सपोज 2.7 की पावर में 5 लेंगे, फिर 2.7 की पावर में 10 लेंगे, फिर 2.7 की पावर में 20 लेंगे। यूं यूं टी बढ़ता जाएगा तो ज़ाहिर 2.7 की पावर बढ़ती जाएगी। यूं ही 2.7 की पावर बढ़ती जाएगी, 1 ओवर दिस, यूं यूं नीचे वाली रकम बड़ी होती जाएगी, 1 डिवाइडेड बाई इस नीचे वाली रकम का आंसर छोटा होता जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि टाइम बढ़ने के साथ साथ जो ये सारा फैक्टर है ये कम होता जाएगा, यानी टाइम बढ़ने के साथ साथ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए विद टाइम डिक्रीज करती जाएगी, क्योंकि ए रिएक्टेंट है ना, तो इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ कम होती जाएगी। दोबारा बता देता हूं मैं, यूं यूं टाइम बढ़ेगा ई रेज़ पर माइनस टी की वैल्यू कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, ये फैक्टर कम होता जाएगा। यूं यूं ये फैक्टर कम होता जाएगा तो हम कह सकते हैं कि टाइम बढ़ने के साथ साथ ए की कंसंट्रेशन में एक्सपोनेंशियल डिक्रीज है, ए की कंसंट्रेशन में एक्सपोनेंशियल डिक्रीज है, और इसको ऐसे शो, ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज है, ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज, इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल डिक्रीज। ये शो किया हुआ है टाइम बढ़ने के साथ साथ। अब ये देखें, अभी जैसे हमने ए की कंसंट्रेशन फाइंड की है, अब कंसंट्रेशन ऑफ बी एट एनी टाइम फाइंड करेंगे, वो हमारे पास क्या बनेगा, कंसंट्रेशन ऑफ बी, चेंज इन कंसंट्रेशन, इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये रिएक्शन ए है, ए से बी बना है, जब ए से बी बनेगा, जब टाइम जीरो है, जीरो टाइम पे इसकी कंसंट्रेशन ए है और बी अभी बना ही नहीं है। जब टाइम टी गुजरता है, टाइम टी गुजरने के बाद इसके एक्स मोल बन जाते हैं और ये कितना बन गया, ए माइनस एक्स। आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के दो तरीके हैं, या आप रिएक्टेंट के हिसाब से लिखते हैं या प्रोडक्ट के हिसाब से। आपको पता है ना, आप लोग लिखते हैं डी एक्स बाई डी टी, और मैं शुरू में आपको कह चुका हूं कि जो एक्स है ये प्रोडक्ट की मिकदार है। अब यहाँ प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट बी है,
आप डी बी बाई डी टी को आप लोग डी एक्स बाई डी टी ही समझें, क्योंकि एक्स के बारे में मैंने बताया था ये प्रोडक्ट की मिकदार है। डी एक्स बाई डी टी, एक्स को प्रोडक्ट की मिकदार ही समझे। तो रेट, क्योंकि यहाँ बी भी प्रोडक्ट है, तो ये है रेट ऑफ रिएक्शन। आपको पता है ना रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है यहाँ पे? ए, इसकी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब प्रोपोर्शनल की साइन इक्वल की साइन में चेंज करेंगे, यहाँ के वन आएगा, के वन इंटू ए माइनस एक्स। पीछे हमने ये किया भी है, ये आ गया। अब आप लोगों को पता है कि a माइनस एक्स जो है उसकी वैल्यू क्या है, अभी हमने पीछे निकाली है। a माइनस एक्स अभी पिछले पेज पे हमने निकाला है। a माइनस एक्स है a इंटू ई रेज्ड पावर माइनस के वन प्लस के टू इंटू के वन प्लस के टू इंटू टी। ये ए माइनस एक्स की वैल्यू है। ए माइनस एक्स को क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम टी, इसको ये भी बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम टी। ये आ गया। अब यहाँ पे के वन प्लस के टू आ गया, यानी इसकी जगह पे वैल्यू पुट की ये ए ई रेस्ट पावर दिस, ये वाली वैल्यू जो है ए माइनस एक्स की, ये इस ए माइनस एक्स के पुट की। यहाँ पहले के वन था, साथ ए आ गया, ई रेस्ट पर माइनस के वन प्लस के टू इंटू टी आ गई। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको इधर इंटीग्रेट करें और डी टी यहाँ एंड पे डी टी इधर लेके दें, डी टी को इधर लेके आए। इसे जब इंटीग्रेट करते हैं तो ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल एक दूसरे के उल्ट होते हैं, ये कट गए, यहाँ पे आ गया कंसंट्रेशन ऑफ बी एट एनी टाइम टी। और जब इसको इंटीग्रेट करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं, इसका आंसर ये आता है जो यहाँ पे लिखा हुआ। इसको इंटीग्रेट करने से इसका आंसर ये आता है, ये जो लिखा हुआ है ये आंसर आता है। अब के वन प्लस के टू की इधर बाहर लिखे, माइनस के वन ए ओवर के वन प्लस के टू ई रेस्ट पर दिस आ गया प्लस सी। अब देखें, अब सी जो है ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? जब टाइम जीरो है तो बी की कंसंट्रेशन जीरो है, तो यानी यहाँ टी की जगह जीरो पुट करेंगे, तो ये सारी की सारी ई रेस्ट पर जीरो, ये वन आ गया। देखिए ना, जब टी की जगह जीरो पुट किया तो जीरो इस हिसाब से मल्टीप्लाई हुआ, तो ई रेस्ट पर जीरो बन गया। ई रेस्ट पर जीरो जो है ये वन होता है, ये वन आ गया, बाकी ये इधर ये आ गया। और बी की कंसंट्रेशन भी जीरो है तो ये जीरो आ गया प्लस सी। अब ये माइनस वाली टर्म है दूसरी साइड पे जाके प्लस हो गया। दोबारा बताना चाहता हूँ, टाइम जीरो बी जीरो, जब टी यहाँ जीरो पुट करेंगे ये सारी की सारी टर्म क्या हो जाएगी? जीरो, ई रेस्ट पर जीरो वन होता है साथ ही। तो अब ये माइनस वाली टर्म इधर आ गई। अब ये जो सी की वैल्यू निकाली है, इस सी की वैल्यू को यहाँ पुट करें इसकी जगह पे। जब सी की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास, सी की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ गया ये। अब यहाँ पे ये के वन प्लस के टू जो है, के वन ए प्लस के वन प्लस के टू, ये सारा कॉमन आ गया। हाँ ये कॉमन आ गया जी, ये कॉमन आ गया। जब ये कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में क्या बनेगा? वन माइनस ई रेज़ पर माइनस के वन प्लस के टू टी। अब यहाँ जरा इक्वेशन तो आपको ये सारा कॉमन आ गया, ये कॉमन आया और ये कॉमन आ गया। जब ये कॉमन आया इसकी जगह पे क्या रह गया? वन माइनस इसकी जगह पे ये सारा रह गया जो ये है, तो ये आ गया। और ये चीज जो है इसको शुरू में लिख दी, तो ये है कंसंट्रेशन ऑफ बी एट एनी टाइम टी। अब यहाँ इसको एक्सप्लेन करना है। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा आप लोग समझिएगा। आप लोगों को मैं अभी ये बता रहा था, जूं जूं टाइम बढ़ेगा ये टर्म बढ़ेगी, जूं जूं बढ़े के नीचे वाली टर्म बढ़ेगी, ये सारी टर्म क्या होगी? इसका आंसर कम होता जाएगा। जब इसका आंसर कम होता जाएगा, इसको वन माइनस करेंगे तो इस सारी टर्म का आंसर बढ़ता जाएगा। सपोज आपके पास टाइम जो है वो
10 सेकेंड है, टाइम 10 सेकेंड है, ये क्या बनेगा 1 बाई ई रेस्ट पावर 10, ये 1 बाई ई रेस्ट पावर 10 बना। फर्ज करें इसका आंसर आता है 0.1। जब 1 माइनस 0.1 करेंगे इसका आंसर आएगा 0.9। आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहा हूं। सपोज अब ये है 100, टाइम 100 है, जब 1 ओवर ई रेस्ट पर 100 लिखेंगे, मैं फर्ज कर रहा हूं इसका आंसर आता है 0.009। अब हम क्या करेंगे, यानी अब हम ये निकालेंगे आंसर 1 माइनस 0.009। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 0.9991। ये तो देख लें, यहाँ 0.900 था, यहाँ 0.999 हो गया। जो जो टाइम बढ़ेगा 1 ओवर ई टी की वैल्यू कम होती जाएगी। टाइम बढ़ा 10 से 100 हुआ, ये वैल्यू बढ़ के 0.1 से 0.009 होगी, वैल्यू कम होगी। जब इसको 1 में से माइनस करेंगे आंसर बड़ा होता जाएगा। तो इसका मतलब ये है टाइम बढ़ने के साथ साथ इस फैक्टर का आंसर बड़ा होता जाएगा, ये नहीं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। और मैथ की जुबान में इसको कहते हैं कि टाइम के साथ साथ बी की कंसंट्रेशन जो है इसमें एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होगी, इसमें एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होगी। दोबारा ये बात बताना चाहता हूं मैं आप लोगों को, जूं जूं टी बढ़ेगा, टी 10 से 100 हुआ, 1 ओवर ई रेस्ट पर 10 और 1 ओवर ई रेस्ट पर 100, तो इसकी वैल्यू 0.1 से बढ़ के 0.009 होगी। अब यहाँ 1 में से 0.1 माइनस करें तो आंसर आ गया 0.9000। 1 में से ये माइनस करें आंसर आ गया 0.999। यानी जूं जूं टाइम बढ़ेगा 1 माइनस ये जो ई रेस्ट पर दिस, इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। जब इस सारे की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो हम कहते हैं बी में एक्सपोनेंशियल इंक्रीज आता है टाइम के साथ साथ। ए में एक्सपोनेंशियल डिक्रीज था, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल डिक्रीज, और बी में एक्सपोनेंशियल इंक्रीज आ गया। अब सी के बारे में देखते हैं, सी की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ क्या होती है उसके बारे में देखते हैं। तो हमें पता है जैसे dx बाई डी टी है, यहाँ x क्या चीज थी, x थी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, x थी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। अमाउंट ऑफ c भी तो प्रोडक्ट है ना, क्योंकि c भी a से बन रहा था, dc बाई dt बना। तो लेकिन आपको पता है कि c बनने का जो रेट है वो k2 है, तो k2 इंटू a माइनस एक्स बना, यानी सारा फार्मूला वही ऊपर वाला है ये, लेकिन k1 की जगह पे k2 होगा और यहाँ c है। इसमें भी यही आएगा, यूं यूं टाइम बढ़ेगा 1 ओवर ई रेस्ट पर दिस फैक्टर कम होता जाएगा, यूं यूं ये फैक्टर कम होता जाएगा। इसको 1 में से माइनस करेंगे इसका आंसर बढ़ता जाएगा, यूं यूं ये बढ़ता जाएगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ सी, हम कहते हैं सी की कंसंट्रेशन में भी एक्सपोनेंशियल इंक्रीज है, सी की कंसंट्रेशन में भी एक्सपोनेंशियल इंक्रीज आ रही है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसी तरह यील्ड ऑफ बी मालूम करने का फार्मूला है, आपको पता है ना, ए से जब बी बनता है, ए से बी बनता है, इसका जो कांस्टेंट रेट कांस्टेंट है वो k1 है, और सी बनता है जब ए से, इसका रेट कांस्टेंट k2 है, इसका रेट कांस्टेंट k2 है। टोटल रेट ऑफ कांस्टेंट क्या है, k1 प्लस k2। जब यील्ड ऑफ बी की बात करेंगे तो बी की फॉर्मेशन का रेट डिवाइडेड बाय टोटल रेट मल्टीप्लाइड बाय 100, और सी की यील्ड की बात करेंगे k2 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2, यानी सी की फॉर्मेशन का रेट डिवाइडेड बाय टोटल रेट। उसके बाद है जी सेकंड ऑर्डर टाइप पैरेलल रिएक्शन। अब यहां देखें बिल्कुल पहले की तरह है, यहाँ पे दो रिएक्टेंट ए और बी, टाइम 0 है तो इसकी कंसंट्रेशन ए है, इसकी कंसंट्रेशन बी है। टाइम टी के बाद और टाइम 0 पे अब ये दोनों प्रोडक्ट, ये भी 0 है। टाइम टी के बाद ये x बना तो ये कितना रहेगा a माइनस एक्स, और ये कितना रहेगा b माइनस एक्स। ये कैसे करते हैं,
आपको पता है इसका 1 मोल बनाने के लिए ए का भी 1 मोल इस्तेमाल होता है, बी का भी 1 मोल इस्तेमाल होता है। इसका 1 मोल बनाने के लिए, इसका 1 मोल बनाने के लिए इसका भी 1 मोल इस्तेमाल होता है, इसका भी 1 मोल इस्तेमाल होता है। तो इसके एक्स मोल बनाने के लिए इसका भी एक्स मोल इस्तेमाल होगा, इसका भी एक्स मोल। जब इसका भी एक्स मोल इस्तेमाल होगा, इसका भी एक्स मोल इस्तेमाल होगा, ये कितना रह गया ए माइनस एक्स, ये कितना रह गया बी माइनस एक्स। ये वजह इस तरह। इसी तरह डी की फॉर्मेशन जो है उसके बारे में देखें। डी का 1 मोल बनाने के लिए इसका भी 1 मोल इस्तेमाल होता है, इसका भी 1 मोल। तो इसके एक्स मोल बनाने के लिए इसका भी एक्स मोल इस्तेमाल हो गया, इसका भी एक्स मोल इस्तेमाल हो। तो ये बाकी कितने रह गए, एक्स मोल इस्तेमाल हो गए, बाकी रह गए ए माइनस एक्स और बी माइनस एक्स। और यहाँ पे K1 क्या है, फॉर्मेशन रेट कांस्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ सी फ्रॉम ए एंड बी। K2 क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ डी फ्रॉम ए एंड बी। अब ये भी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ये भी सेकंड ऑर्डर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है इनकी कंसंट्रेशन बढ़ाने से, डबल करने से सी के बनना जो है वो 4 गुना तेज हो जाता है। ये रिएक्शन भी सेकंड ऑर्डर है। इसका मतलब ये है इसका मतलब ये है कि डी, इन दोनों की कंसंट्रेशन को डबल करने से जो डी का बनना है वो 4 गुना तेज हो जाता है, 4 टाइम इंक्रीज कर, इसे कहते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। और फिर जैसे पहले आप लोग करते आ रहे हैं बिल्कुल उसी तरह, आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ K1 into A minus x B minus x आ गई। रेट ऑफ फॉर्मेशन D फ्रॉम A, तो A minus 2 A minus x और B minus x, यहाँ K2 आ गया। दरअसल ये वही है जो आप लोग सेकंड ऑर्डर रिएक्शन करते होते हैं ना BSc में, बिल्कुल उसी तरह है। जरा उस रिएक्शन को देखें और इसको देखें, फर्क सिर्फ ये है, ये पैरेलल रिएक्शन। ओवरऑल रेट क्या हो गया, RC प्लस RD, तो RC प्लस इन दोनों को ऐड करें, इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये चीज दोनों में कॉमन है, ये चीज दोनों में कॉमन आ गई। बाकी बच गया K1 प्लस K2। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो हम ये देखिए K1 प्लस K। अब ये चीज इधर है, मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगी, बाकी ये चीज रहेगी। और जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन का जो आंसर है वो ये आता है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी की वैल्यू फाइंड करनी है, टाइम 0 तो x0, यहाँ नेचुरल लॉग a माइनस, यहाँ x0 पुट करें, यहाँ x0 पुट करें, सी की भी ये वैल्यू, सी की ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करें, सी की ये वैल्यू यहाँ पुट करके इसके दूसरी साइड पे लेके जाएं तो ये जो वैल्यू है आप लोगों के पास ये माइनस हो जाएगा, ये सारा इस साइड पे आके माइनस हो गया। अब ये कॉमन आ गया 1 और a माइनस बी, अब कॉमन है। अब इनके साथ प्लस है, इसके साथ भी प्लस है, प्लस वाली टर्म ऊपर आएगी, b इंटू ए माइनस एक्स ऊपर आएगी, बटे में b माइनस एक्स इंटू ए, ये आगे, और यहाँ K1 प्लस K2, ये आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे आप लोगों ने पीछे की हैं, बिल्कुल इसी तरह है जैसे पीछे आप लोगों ने की है। ये देखें, इसको y एक्सिस पे लें, टाइम को x एक्सिस पे लें और इस सारे को y एक्सिस पे लें, यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। स्ट्रेट लाइन है ये सारे को। इसका स्लोप क्या है, जो t के साथ मल्टी, जो चीज x एक्सिस के साथ इसमें जो मल्टीप्लाई हो रही है इसका स्लोप। क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर टाइप ऑफ रिएक्शन है तो इसमें जो k की यूनिट है, आपको पता है यूनिट कैसे फाइंड करते हैं, यानी कंसंट्रेशन रेज टू पावर 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स। कंसंट्रेशन क्या है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, 1 माइनस n क्या है 2, यहाँ क्या आ गया सेकेंड इनवर्स, 1 माइनस 2 क्या है m रेज्ड पावर माइनस 1। और आपको पता है कैपिटल M किस चीज को जाहिर करता है, मोल पर डेसीमीटर। ये क्या बना, मोल पर dm, और इस सारे की पावर में आएगा -1, साथ क्या आएगा सेकेंड इनवर्स। जब इसकी पावर हुई मोल -1 dm रेज्ड पावर -3, ऊपर जाके +3 हो जाएगी। यहाँ से भी आप लोग निकाल सकते यूनिट्स ऑफ केयर। अब RC और RD निकालना है तो ये निकाल लें इसका।
इनकी रेशियो जो है आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहाँ हमारे पास आ गया कंजक्टिव रिएक्शन। कंजक्टिव रिएक्शन के बारे में देखें। कंजक्टिव रिएक्शन क्या होते हैं? अगर रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड एट फर्स्ट स्टेज रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट्स, यानी पहली स्टेज पे जो प्रोडक्ट बना है, सपोज प्रोडक्ट बी बना है, ये जो प्रोडक्ट बना है ये आगे एक और प्रोडक्ट सी बनाएगा। प्रोडक्ट फॉर्म्ड एट फर्स्ट स्टेज बी है, अब बी जो है सी में चेंज होगा। पहली स्टेज पे जो प्रोडक्ट बनते हैं उससे आगे दूसरी स्टेज में प्रोडक्ट जो है वो सी बन जाता है, सी प्रोडक्ट बन जाता है। ये इसकी एग्जांपल ये है कि यहाँ पे इथाइलिन इपॉक्साइड है, इससे बनता है एसिटाल्डिहाइड और इसको हीट करने से बनता है मीथेन। यानी जो प्रोडक्ट बना है पहली स्टेज पे वो आगे डीकंपोज होके दूसरा प्रोडक्ट बनाता है। हाँ, जैसे यहाँ पे डाई मिथाइल ईथर को हीट करने से मीथेन और फॉर्मेल्डिहाइड बनते हैं, इन दोनों को हीट करने से H2 और CO। पहली स्टेज पे जो प्रोडक्ट बनते हैं वो आपस में रिएक्ट करके ये बनाते हैं। इसी तरह अगर हम लोग रेडियो एक्टिव डिके की एग्जांपल लें तो यूरेनियम जो है वो डिके करके थोरियम बनाता है, थोरियम बनाता है और थोरियम के डिके से आगे प्रोटैक्टिनम बनता है। ये है। अब ये कितनी रिएक्शन है? ये इसकी टाइप्स हैं रिएक्शन इन विच फर्स्ट स्टेप इज फर्स्ट ऑर्डर व्हाइल सेकंड स्टेप इज जीरो ऑर्डर, और दूसरा है रिएक्शन इन विच फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप आर फर्स्ट ऑर्डर। पहला है जिसमें फर्स्ट स्टेप जो है वो फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड स्टेप सेकंड ऑर्डर जीरो ऑर्डर है, सेकंड स्टेप जीरो ऑर्डर। और दूसरा है रिएक्शन इन विच फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप आर फर्स्ट ऑर्डर। ये है, ये देखिए यहां तरह देखिए, बी का ए से बनना ये फर्स्ट ऑर्डर है और सी का बी से बनना जीरो ऑर्डर। इस बात का पहले मतलब समझे। K1 है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी फ्रॉम ए और K2 है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी फ्रॉम बी। इसका मतलब समझे कि ये फर्स्ट ऑर्डर, ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर। इसका मतलब समझे, इसका मतलब ये है जो जो ए की कंसंट्रेशन डबल करेंगे बी के बनने की स्पीड भी डबल हो जाएगी। इसका मतलब है जीरो। इसका मतलब है जो जो बी की कंसंट्रेशन डबल करेंगे सी की बनने की स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जीरो ऑर्डर का मतलब बी जितना मर्जी बढ़ाते जाएं फॉर्मेशन ऑफ सी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका मतलब ये जीरो ऑर्डर है। जबकि यहाँ पे इसको कंसंट्रेशन डबल करने से इसका बनना भी डबल हो जाता है। अब जीरो टाइम पे इसकी कंसंट्रेशन ए नॉट है और ये भी नहीं बना, ये भी नहीं बना। जब मैक्सिमम टाइम गुजर जाता है ये सी मोल बन जाए, ये बी मोल बन जाते हैं और ये ए मोल रह जाते हैं। ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन है, मैक्सिमम टाइम के बाद इसकी कंसंट्रेशन ए रह जाती है। और K1 के बारे में बताया है फॉर्मेशन ऑफ बी फ्रॉम ए और K2 है रेट कांस्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ सी फ्रॉम बी। अब आप लोगों को पता है ए की कंसंट्रेशन जो चूंकि वक्त के साथ साथ कम होती है, वो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस ए। और आपको पता है ना रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्योंकि टाइम टी के बाद की बात हो रही है तो हम ए नॉट नहीं ए लिखेंगे, क्योंकि ए नॉट तो कंसंट्रेशन है जब टाइम जीरो, टाइम टी के बाद जो है वो ये ए रह जाता है माइनस डी ए बाई डी टी। टाइम टी के बाद ये रह जाता है, तो ये आ गया। यहाँ पे देखें आप लोग, फिर ये K1 ए आ गया। इधर करें तो ये आप लोगों के पास जो डी ए है, आपके पास फाइनल इक्वेशन जो बनेगी, आपको पता है जब टाइम जीरो होता है तो ए की कंसंट्रेशन कितनी होती है? ए नॉट। ए की जगह ए नॉट पुट करें, टाइम जीरो है तो सी इज इक्वल टू माइनस नेचुरल आ गया नॉट, ये सी की वैल्यू यहाँ पुट करें, इसको दूसरी साइड पे लेके जाए प्लस बन गया लॉग ए नॉट बाई ए। तो अगर इसको उल्टा दें माइनस नेचुरल लॉग ए बाई ए नॉट, माइनस दूसरी साइड पे लेके हैं ए बाई ए नॉट इज इक्वल टू ई रेज पर माइनस के वन टी, ए इज इक्वल टू ए नॉट ई रेज पर माइनस के वन टी। अब यहाँ फिर वही बात, जूं जूं टाइम बढ़ेगा इसकी रकम छोटी होती जाएगी। इसे कहते हैं ए की कंसंट्रेशन में एक्सपोनेंशियल डिक्रीज है, ए की कंसंट्रेशन में एक्सपोनेंशियल डिक्रीज है। इसका मतलब ये है जो पीछे हमने बात की।
एक्सपोनेंशियल डिक्रीज आया है इसमें। आगे देखते हैं। अब जो कंसंट्रेशन ऑफ बी है वो बनेगी K1A। अच्छा एक और बात है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी, इन दोनों में जरा आप लोग जरा फर्क देखें, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी में और रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी में। आपको पता है फॉर्मेशन हो तो प्लस का साइन लगाते हैं, कंजम्पशन हो तो माइनस का साइन लगाएंगे। ये मैं अगर आप लोगों के सामने लिखूं तो आप लोगों को बात की समझ बड़ी आसानी से आ जाएगी। ए से बी बना और बी से सी बना, ये बात मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। यहाँ आप लोगों के पास कांस्टेंट क्या है K1, यहाँ कांस्टेंट क्या है K2। अब जरा देखिए, जब हम कहते हैं ना रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी जो है यहाँ पे इसकी जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी है इसके लिए जो कांस्टेंट है वो K1 है, तो आएगा K1A। जब हम बी की बात करेंगे ना, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी, बी के कंज्यूम होने का रेट क्या है K2 आया, यहाँ ये याद K2 आएगा और यहाँ बी आएगा, A नहीं आएगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दो रिएक्शन है ना, मैं दोबारा आप लोगों के सामने लिखने लगा, दो रिएक्शन है ना, एक रिएक्शन है ए से बी बना और फिर है बी से सी बना, ये K1 है और ये K2 है, याद रखें। इसकी कंसंट्रेशन A है, टाइम t के बाद इसकी कंसंट्रेशन B है। जब हम रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी की बात करेंगे तो रेट ऑफ फॉर्मेशन बी कहां पे बन रहा है पहले रिएक्शन में, इसका रेट कांस्टेंट क्या है K1, तो हम लिखेंगे K1 मल्टीप्लाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि इस पहले रिएक्शन में रिएक्टेंट ये है। जब हम रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी की बात करेंगे, कौन से रिएक्शन में बी कंज्यूमर है दूसरे में, उसका रेट कांस्टेंट क्या है K2, और इस रिएक्शन का रिएक्टेंट कौन सा है बी, तो हम लिखेंगे K2B। याद रखिए यहां बी। दोबारा ये बात बताना चाहता हूं, ए से बी का बनना ये K1, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, बी किस रिएक्शन बन रहा है पहले में, रेट ऑफ फॉर्मेशन जिस रिएक्शन में बी बन रहा है उसका कांस्टेंट क्या है K1, उसका रिएक्टेंट क्या है A, तो K1A आ गया। दूसरा है रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी, बी कंज्यूम हो रहा है, किस रिएक्शन में बी कंज्यूम हो रहा है दूसरे में, दूसरे रिएक्शन में उसका रेट कांस्टेंट क्या है K2, दूसरे रिएक्शन का रिएक्टेंट कौन सा है बी, आपको पता है रिएक्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं रेट कांस्टेंट लिखने के लिए, ये K2B आ गया। ओवरऑल क्या बना K1A माइनस K2B। अब चूंकि जो दूसरा रिएक्शन है वो जीरो ऑर्डर है तो बी की पावर में जीरो आ गया, क्योंकि जीरो ऑर्डर, पहला रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, यहाँ इसकी पावर में 1 आ गया। ये बड़े इंपॉर्टेंट, क्योंकि दूसरे रिएक्शन जीरो ऑर्डर है तो बी की पावर में जीरो, क्योंकि ये शुरू में इस रिएक्शन की टाइप ये थी, फर्स्ट स्टेज इज फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड स्टेज इज जीरो ऑर्डर, यानी ये जीरो, बी की पावर 0 1 होता है, ये खत्म। ये अब यहां पे जब इसको करेंगे d by dt इज इक्वल टू दिस ऑल, और a की वैल्यू जो पीछे हमने ली थी वो क्या थी, वो थी A0 e रेज्ड पावर माइनस K1t, जो पहले वैल्यू निकाली है ना a की, वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी इनटू dt, ये dt इधर मल्टीप्लाई, इधर भी dt यहाँ इसके साथ भी मल्टीप्लाई, ये dt अभी यहाँ नहीं लिखेंगे, ये बाद में इसको लेके आएंगे। अब dt इधर भी मल्टीप्लाई हुआ, इधर इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने से ये इसको इंटीग्रेट किया, d और इंटीग्रेशन एक दूसरे के उल्ट होते हैं, इसको इंटीग्रेट करना आपको मैंने कहा था मैथ्स की क्लास में आप पढ़ेंगे इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे। इसकी इंटीग्रेशन का आंसर जो आपके पास आया वो ये। अब c यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जीरो टाइम पे b कितना बना है 0, तो आप लोग b की जगह पे यहाँ 0 पुट करें, और ये टाइम है यहाँ 0 पुट किया,
यहाँ टी की जगह 0 पुट किया, ई रेस्ट पर 0 1 आ गया, तो इधर माइनस ए नॉट साथ रह गया, माइनस ए नॉट ई रेस्ट पर 0 माइनस इसकी जगह टाइम वैसे ही 0 आ गया सी, तो सी इज इक्वल टू माइनस ए नॉट, दूसरी साइड पे प्लस हो गया, सी इज इक्वल टू ए नॉट। अब यहाँ सी की जगह पे आप लोग ए नॉट पुट करें, इस सी की जगह पे ये पुट किया हुआ, सी की जगह पे यहाँ पे ए नॉट पुट किया है। अब ये सारी चीजें जो आप निकाल लें, ये ए नॉट शुरू में आ गया माइनस के टू टी माइनस ए नॉट ई रेज़ पावर माइनस के 1 टी। अब ये इक्वेशन शो करती है that concentration of B increases with time, reaches a maximum value, then start decreasing। अब ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को एक्सप्लेन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस सेंटेंस को एक्सप्लेन कैसे करेंगे, ये चीज इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इस टेंस को एक्सप्लेन करेंगे, टाइम बढ़ने के साथ साथ बी की कंसंट्रेशन बढ़ती है, एक मैक्सिमम वैल्यू के बाद कम होना शुरू हो जाती है। देखिए ये क्या है, आपको पता है यूं यूं टाइम बढ़ेगा, तो टाइम बढ़ने के साथ साथ ये वाली टर्म जो है ये छोटी होती जाएगी, ये टर्म छोटी होती जाएगी, यूं यूं ये टर्म छोटी होती जाएगी, तुम जब इसमें से इसको माइनस करेंगे, इस सारे में से इसको माइनस करेंगे, इस टर्म का आंसर जाहिर है छोटा होता जाएगा। यूं यूं इसका आंसर छोटा होता जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे, ए नॉट में से इसको माइनस करेंगे, ये आप लोगों का इंक्रीज आती जाएगी। दोबारा यूं यूं टाइम बढ़ता जाएगा, इस टर्म की वैल्यू में इजाफा होगा, लेकिन इस टर्म की वैल्यू जो है ई टी, इस टर्म की वैल्यू में कमी आएगी, इस टर्म की वैल्यू में कमी आएगी। अब इसमें कमी आई, ई रेज़्ड पावर दिस टर्म, इसमें कमी आई, लेकिन एक्सपोनेंशियल डिक्रीज आया है इसमें इस टर्म में इतना इजाफा नहीं हुआ जितनी इसमें कमी आई है। अगर इसमें कमी आएगी तो ओवरऑल ये टर्म जो है इसमें कमी आएगी, और ये सारी टर्म जो है इसमें कमी आएगी, और जब ए नॉट में से इसको माइनस करेंगे आंसर बड़ा होता जाएगा। अभी तक इस टर्म का रोल नहीं आया, मैं आप लोगों को दोबारा बता देता हूं। अभी आप लोग इस टर्म को कंसीडर ना करें, इसको कंसीडर ना करें, क्योंकि देखिए ना ए से बी बना और बी से सी बनेगा। अब बी बनेगा कुछ तो ही सी बनेगा ना, बी बनेगा तो सी बनेगा, यानी जो K2 है, यानी सी का बी से बनना जो K2 है, अभी तक ये एक्शन में नहीं आया। इस टर्म को छोड़ दें, आप सिर्फ इस टर्म को डिस्कस करें। यूं यूं टी बढ़ता जाएगा ये टर्म छोटी होती जाएगी, ओवरऑल ये टर्म भी छोटी होती जाएगी। जब ये छोटी होती जाएगी, ए नॉट माइनस दिस टर्म, इसमें कमी आती जाएगी, इसमें इजाफा होता जाएगा, ए नॉट में से इस टर्म में इजाफा होता जाएगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने आप लोगों को ये कहा था 1 माइनस ई रेज़्ड पावर माइनस के 1 टी, जैसे मैंने ये कहा था कि यूं यूं टाइम बढ़ेगा ये टर्म छोटी होती जाएगी, यूं यूं ये टर्म छोटी होती जाएगी, 1 में से माइनस करेंगे आंसर बड़ा होता जाएगा। बिल्कुल इसी तरह यूं यूं टी बढ़ेगा ये टर्म छोटी होती जाएगी, और ए नॉट में से इसको माइनस करेंगे आंसर बड़ा होता जाएगा। तो शुरू में b का आंसर बड़ा होता जाएगा, यानी ए नॉट माइनस दिस, इसका आंसर बड़ा होता जाएगा। लेकिन जब b बनना शुरू हो जाएगा और b से c बनेगा, अब इस टर्म का भी रोल आ गया, अब b बन चुका है कुछ, अब इस टर्म का भी रोल आ गया। यूं यूं टाइम बढ़ेगा तो ये टर्म भी तो बड़ी होती जाएगी ना, जब ये टर्म बड़ी होती जाएगी ए नॉट माइनस दिस, और अब इसमें का भी रोल आ गया, अब इसमें कमी आती जाएगी ओवरऑल इसमें से। यानी ये सुने जरा, मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले b बनता गया बनता गया बनता गया, यहां तक बना, अभी तक इस टर्म का कोई रोल नहीं था, b में इजाफा हो रहा था, क्योंकि t के बढ़ने से ये टर्म बढ़ रही थी, कम हो रही थी, t के बढ़ने से ये टर्म कम हो रही थी, ये पूरी की पूरी टर्म कम हो रही थी। ए नॉट माइनस दिस टर्म,
इसमें इजाफा होगा, ये इजाफा होता गया। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर जब बी काफी सारा बन गया और बी से सी बनना स्टार्ट हुआ, तो अब टाइम बढ़ने के साथ साथ इसका भी रोल आता गया, इसका भी रोल आता गया, इसमें भी इजाफा होता गया। अब ए नॉट में से एक बड़ी रकम माइनस हो रही है तो आंसर छोटा होता गया। यस, बी की, यानी ए की कंसंट्रेशन में तो वक्त के साथ साथ कमी आएगी, बी की कंसंट्रेशन पहले बढ़ेगी, फिर बी की कंसंट्रेशन में कमी आना शुरू हो जाएगी। अब सी कहां से बनना शुरू है, सी यहां से बनना शुरू हो गया। जब बी काफी सारा बन गया तो फिर सी का बनना शुरू हो गया, और सी भी वक्त के साथ साथ बढ़ता गया, फिर कम होता गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मुझे लगता था आप लोगों को समझाना ये बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ये मैंने आपको समझा दिया। फिर भी अगर आपको इस बात की समझ ना आए तो देखें, शुरू में इसका कोई रोल नहीं है क्योंकि अभी बी बना ही नहीं है, ए से बी और बी से सी, अभी बी बना ही नहीं है, इसलिए ये टर्म छोड़ दें, सिर्फ इस टर्म को डिस्कस करें। टाइम बढ़ता जाएगा, ये टर्म छोटी होती जाएगी, ये टर्म छोटी होती जाएगी, ए माइनस दिस टर्म का आंसर बड़ा होता जाएगा। बी की कंसंट्रेशन वक्त के साथ साथ बढ़ती जाएगी, बी की कंसंट्रेशन वक्त के साथ साथ बढ़ती जाएगी। फिर क्या होगा, फिर जब बी काफी सारा बन जाएगा और बी से सी बनना स्टार्ट होगा, फिर इस टर्म का रोल आ जाएगा। यूं यूं टी बढ़ेगा, अब ये टर्म बड़ी होती जाएगी, ए नॉट माइनस बड़ी रकम, आंसर छोटा होता है। और यहाँ पे इसी तरह डी सी बाई डी टी, अब ये सी की बात हो रही, पहले तो बी की बात, अब सी की बात, के टू बी। अब बी जो है इसका बनना चूंकि जीरो ऑर्डर है, ये बन गया सी इज इक्वल टू के टू टी प्लस कॉन्स्टेंट, सी इज इक्वल टू जीरो टाइम इज इक्वल टू, तो ये के टू टी बना। अब हमें पता है ए नॉट जो है शुरू में इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए की वैल्यू पुट की, बी की वैल्यू पुट की, सी की वैल्यू पुट की, सी की वैल्यू हमारे पास बनी के टू टी। दो तरीके हैं सी की वैल्यू निकालने के। ये दिस इक्वेशन होल्ड्स फॉर लिमिटेड टाइम, और ये इसका ग्राफ है, ए की कंसंट्रेशन में कमी आती जा रही है, बी की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, एक टाइम के बाद कम होना शुरू होगी, और सी की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है वक्त के साथ। इस लेक्चर में इतना ही, अल्लाह हाफिज।